कर मेरा नाम छाया त्रिवेदी है। आज मैं कक्षा 12वीं के उस अध्याय को समझाने की कोशिश करूंगी जिसमें दो बातें आई है। एक है उपनिवेशवाद और दूसरा है वो राष्ट्र जहां पर उपनिवेशवाद लागू हुआ। तो हम ये समझेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है। एक शक्तिशाली राष्ट्र जो कि ऐसे देश को खोजता है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं किंतु वह निर्बल है। तो यहाँ दो बात आ गई। तो शक्तिशाली राष्ट्र इंग्लैंड, उसने अपनी शक्ति के बल पर भारत को खोजा और भारत में उसने ताकत के बल पर भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, आर्थिक लाभ अपने देश के लिए किया। अब आप ये देखिए कि यह कब लागू हुआ, उपनिवेशवाद कैसे आया। आप जानते ही होंगे कि 1707 के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। तो धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, इसी वक्त मुगल साम्राज्य के पतन से क्या हुआ, जो भारतीय रियासत थे, राजा थे, वे स्वतंत्र होने लगे। हिंदू राजाओं ने अलग से अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए, मराठा अलग स्वतंत्र हो गए, सिख अलग स्वतंत्र हो गए। और इसी बीच जो यूरोप की 4 कंपनियां, फ्रांसीसी नंबर 1, डच कंपनी, पुर्तगाली और इंग्लैंड से अंग्रेज कंपनी व्यापार के लिए भारत में आना चाहती थी। अब भारत में जब उसे व्यापार के लिए आना है तो क्या करेगी, उसने भारतीय ये स्वतंत्र राजाओं से अनुमति मांग ली और अनुमति मांग के 2 काम किया। उन्होंने अपनी कोठी बना ली और अपनी व्यापार की सुरक्षा के लिए उन्होंने सेना की टुकड़ी रख ली। सेना की टुकड़ी रखना ये बड़ा भारी राजनीतिक और कूटनीतिक चाल थी और इस चाल में सफल हुआ इंग्लैंड से आई कंपनी। ये जो 3 कंपनियां थी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये धीरे धीरे व्यापार में पीछे हट गई। अब केवल रह गई अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कोठियाँ स्थापित करी, सेना की टुकड़ी रखी और उसके बाद उन्होंने अब क्या किया, जो भारतीय राजा आपस में लड़ते थे तो वो किसी एक राजा का पक्ष ले लेते थे, उन्हें अपनी सेना दे देते थे और जब वह जीत जाता था तो उसके बदले में वह इनाम के रूप में भूमि ले लेते थे और उससे उनको लगान मिलती थी। इस तरह ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह भारत में समुद्री तट को लेकर धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश करती गई और उसका क्षेत्र विस्तृत होता गया। अब क्या हुआ आप जानेंगे, आप किताब में देखिए 1600 से लेके 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वे सर्वा बन गई थी। उसका साम्राज्य फैल गया था, उसने उपनिवेशवाद को स्थापित कर लिया था और आर्थिक रूप से भारत का दोहन कर रही थी और ग्रामीण समाज की दशा जो है वो बिल्कुल निम्न होती जा रही थी। इसी बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये संधि से क्या लाभ हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ। उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये 3 जगह की दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब हुआ कि भू राजस्व, सीधे समझिए लगान, खेत से कर वसूल करना। तो ये फायदा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी समय भारत में 1772 में गवर्नर बनकर वॉरेन हेस्टिंग भारत आया। अब जब ये भारत आया तो इनका उद्देश्य एक ही था कि भारत से अधिक लगान वसूल करना। इसके लिए उसने एक व्यवस्था कायम करी जिस व्यवस्था को कहते हैं ठेकेदारी, या इस ठेकेदारी को आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है इजारीदारी। हेस्टिंग ने क्या किया 5 वर्षीय व्यवस्था कर दी। ठेकेदारों ने ऊंची बोली लगाकर 5 वर्ष के लिए जमीन ले ली और जमीन लेने के बाद निर्धारित लगान कंपनी को देने लगे और कंपनी को देने के बाद किसानों का शोषण करने लगे। इसके कारण किसानों की दशा बहुत अधिक खराब हो गई। फिर 77 के बाद 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई और उसमें भी किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई। अब इसके बाद क्या किया गया कि 1786 में दूसरे गवर्नर आए जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस।
इन्हें भेजा जब गया तो इन्हें दो बात कही गई थी, क्योंकि इंग्लैंड में यह शिकायत जा रही थी कि कंपनी इतना अधिक कर वसूल कर रही है ठेकेदारों के माध्यम से। भारत की जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, वो भूखों मर रहे हैं। तो कंपनी ने और सरकार ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह कहा कि भारत जाकर कंपनी का फायदा तो हो, पर आप यह देखिए कि भारत के किसानों को भी लाभ मिले। इसके लिए कॉर्नवालिस 1786 में आए। 404 वर्ष तक उन्होंने बंगाल की भूमि का अध्ययन किया। 2 अंग्रेज अधिकारी लगाए। उन्होंने देखा कि अब कैसे व्यवस्था की जाए। फिर उन्होंने जो व्यवस्था लागू करी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वह व्यवस्था कहलाई, उन्होंने व्यवस्था स्थापित कर दी 10 वर्षों के लिए, जो कहलाई स्थायी बंदोबस्त। वारिस ने जारी करी स्थायी बंदोबस्त। आप ये याद रखिए कि वारेन हेस्टिंग ने 5 वर्षों के लिए करी थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षों के लिए करी स्थायी बंदोबस्त। इसका सबसे ज़्यादा लाभ किसे हुआ? कंपनी को होगा, क्योंकि कंपनी 10 वर्ष के लिए कितना लगान उसे लेना है तय था। बार बार धन उसे खर्च नहीं करना पड़ा, अपव्यय नहीं करना पड़ा, हर वर्ष उसे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी। अधिक से अधिक भूभाग से वह राजस्व लेने लगा। इस समय क्या हुआ कि फिर ठेकेदारों ने, जमींदारों ने ऊंची बोली लगाई और निर्धारित लगान कंपनी को देने लगे। पर इसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो उपज होती थी उसका जो धन है वो जमींदार रखने लगे, ठेकेदार रखने लगे। इससे फिर किसान की दशा जो थी बहुत ही खराब होती रही, किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। स्थायी बंदोबस्त को अच्छा कहा गया है, पर इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह देखा गया कि स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से जो किसान जो था वह भूमि का अधिकारी ही नहीं रह गया। जो भूमि उसकी खुद थी वह भूमिपति था, किंतु वह अब मजदूर बन गया, और जो भूमि के अधिकारी बन गए जमींदार। अब ये जमींदारों ने क्या किया? ये जमींदार जो थे वो कंपनी के भक्त तो बन गए, कंपनी को वो बहुत अधिक लगान भी देने लगे। इसके बावजूद वो अपने लिए किसानों से और अधिक वसूल करने लगे। और दूसरी बात ये हो गई कि कंपनी का और किसान का कोई संबंध नहीं रह गया। केवल जो ठेकेदार थे वही जो थे वो किसानों को दोहन करते रहते थे। अब ठेकेदारों ने एक काम और किया, वो जाकर शहर में रहने लगे और बीच में उन्होंने बिचौलियों को रख दिया। तो अब जो किसान थे उनको बिचौलिया भी नुकसान देता था, ठेकेदार भी नुकसान देता था। पर यहाँ एक बात और हो गई, इन्होंने 10 वर्ष की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों जो थे वो जमींदार भक्त तो हो गए, किसके समर्थक हो गए? कंपनी के। पर कंपनी ने चालाकी करी, जमींदारों के सारे अधिकार सीमित कर लिए। सीमित ही नहीं, उनसे सारे अधिकार छीन लिए। कैसे छीने? कंपनी ने जमींदार के ऊपर कलेक्टर, सरकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब जो जमींदार थे वो स्थानीय रूप से न कर ले सकते थे, न ही वो टैक्स ले सकते थे, न ही वो किसानों से किसी भी प्रकार से अपना फ़ायदा उठा सकते थे, और किसानों का भी वो कोई हित नहीं करते थे। इस कारण से यह जमींदारों की शक्ति सीमित हो गई। जमींदार के पास जो थोड़ी सी सेना रहती थी अपनी सुरक्षा के लिए वो भी हटा दी गई। स्थानीय न्याय करते थे, थोड़ी सी पुलिस रखते थे, वह भी हटा दिए गए। इस प्रकार उनके अधिकार बिल्कुल सीमित हो गए और कंपनी ने कलेक्टर नियुक्त कर दिया। तो बस जमींदार का काम रह गया कि वह कंपनी को आर्थिक लाभ कराती रहे। कभी कभी जमींदारों के साथ बहुत मुश्किल होती थी। यदि वो सूर्यास्त के बाद तक लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी जो ज़मीन है वह नीलाम कर ली जाती थी, और यहाँ पर 2 वर्ग बन गया। एक बन गया सामंत वर्ग और दूसरा रह गया निम्न वर्ग, जो दास कहलाने लगा। हाँ, एक बात हुई, बंगाल की बहुत उन्नति हुई, बंगाल बहुत ऊर्जावान हो गया, औद्योगिक धंधे हो गए, व्यापार अच्छा हो गया, और बंगाल जो था वह कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो गया। तो इस तरह आज हमने देखा कि इसके बाद बंगाल की दशा ठीक हो गई।
जमींदारों की स्थिति भी ठीक ही थी, आर्थिक लाभ था, किंतु किसान धीरे धीरे नीचे जा रहा था। वह आज तक इतिहास में जो नहीं हुआ था, वह भूमिहीन हो गया। यहाँ किसानों में विद्रोह आ गया और यही विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता गया। यहाँ कंपनी का साम्राज्य बढ़ गया, यहाँ किसानों का विद्रोह बढ़ गया, जो आगे चलकर पूरे भारतवर्ष में फैल गया। तो यह जो उपनिवेशवाद था, यह भारत के लिए एक प्रकार से हानिकारक था और भारत में कंपनी की स्थापना को उसने मजबूत कर दिया था। नमस्कार।